सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीर के मजबूर और मजलूम अवाम के साथ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और उसकी तारीख़ के हवाले से आप लोगों ने इस बात को याद दिलाया कि कब से ये शुरू हुआ था और कितने गमों के साथ हर साल हम इस बात को मनाते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को जो मुसलसल कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे भी रहे हैं। ये 29 साल से हर साल हम इसको मनाते हैं। कश्मीर के अवाम 1947 से आज तक हिंदुस्तान के गासिबाना और जाबिराना कब्ज़े में है और उससे पहले भी एक लंबी तारीख़ है जिसके अंदर बरतानवी साम्राज्य से पहले भी डोगरा हुकूमत और जिस अंदाज से कश्मीर को बेचा गया, तो ये एक लंबी कहानी है मुसलसल। और मुझे इस बात का एहसास है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आबा व अजदाद उस जद्दोजहद के अंदर शामिल थे और 13 अफराद तो आपने याद दिलाया कि इस असेंबली में मौजूद है जिनके वालिदैन और या जिनके दादा इस तहरीक के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं समझता ये हूँ कि सबसे पहले तो सरदार इब्राहिम साहब ने 24 अक्टूबर 1947 को जो करारदाद पेश की, सिलसिला इस वक्त हिंदुस्तान के गासिबाना कब्ज़े का वहाँ से भी शुरू होता है। और यहाँ पर जिन जिन लोगों का ज़िक्र हुआ उसमें मुझे शर्फ़ मुलाकात हासिल था सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब से। जब वो कराची तशरीफ़ लाते थे तो मेरी काफ़ी मुलाकातें उनके साथ रही हैं। जो जद्दोजहद आपने की और जिस सिलसिले में आपने यहाँ गुफ्तगू रखी और बड़ी अहमियत रखता है, कुछ चीज़ों का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा और कुछ चीज़ें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये बात बड़ी अजीज़ है कि इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान की सियासतदानों ने मुसलसल एक यकजहती का इजहार भी किया है और कभी कभी अगर कोई गलत फहमी निकलती है तो वो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर उसके असरात अच्छे नहीं होते। तो लिहाजा ये कोशिश मेरी ज़िम्मेदारी भी है और मुझे करना भी चाहिए कि इसके अंदर अपने ख़यालात के एतबार से और अपनी जुस्तजू के एतबार से और अपने विज़न के एतबार से और प्लान के एतबार से और स्ट्रैटेजी के एतबार से एक यकजहती की कैफियत हो, जिसके अंदर हम रियासत ये जो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसकी आज़ादी की हम जद्दोजहद को किसी तकमील तक पहुँचाएँ। मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मेरी गुफ्तगू है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके कई एक ऑडियंसेस हैं, क्योंकि मैं रियासत की ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। एक ऑडियंस आप लोग हैं सबसे पहले जिनके सामने मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ऑडियंस, और मैं समझता हूँ ये पैगाम दूर दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी के साथ जो बातें यहाँ की जाएंगी वो हमारे मकबूजा कश्मीर के नौजवान और लोग उससे उम्मीदें बांधते हैं और उससे अपनी मंजिलें तलाश करते हैं और हमको वो अपना साथी समझते हैं, हम साथ साथ चलते हैं। तो दूसरा ऑडियंस वो है। तीसरा ऑडियंस हमारा वो आपका बड़ा मजबूत डायस्पोरा है जो दुनिया के अंदर हर शहर के अंदर हर मौके पर पूरी कोशिश करता है कि दुनिया का अटेंशन जो है वो कश्मीर से हटे नहीं। चौथा ऑडियंस हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है वो आग के साथ खेल रहा है। सिर्फ रियासत ऑक्यूपाइड रियासत जम्मू और कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा, उसने मुसलमानान ने हिंदुस्तान के साथ जो रवैया अख्तियार किया है उससे ख़तरा इस बात का है कि हिंदुस्तान अपनी तबाही के बटन दबा रहा है। खुशवंत सिंह ने 2004 के अंदर एक किताब लिखी, द एंड ऑफ इंडिया, और उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है कि तबाह करे, हिंदुस्तान ख़ुद अपने आप को तबाही के रास्ते पर डाल रहा है और डाल चुका है। उसको अंदाज़ा नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत कुछ सीखा है पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल में, और जिन गढ़ों से हम निकल कर और सीख कर और दहशतगर्दी का मुकाबला कर कर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं,
ہندوستان اور بھارت انہی گڑھوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبو رہا ہے۔ تو وہ ایک آڈینس وہ ہے، اور اس پانچواں آڈینس ہمارا اور آپ کی گفتگو کا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، مسلمان امہ خاص طور پر، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ کشمیر کے معاملے کے اندر اگر یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں نہ ہوتی، اور جس طرح سے آپ کے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے بھائیوں نے جس طرح سے جہاد تھا، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو چند دنوں کے اندر آپ لوگ کشمیر کو آزاد کرا چکے ہوتے، یہ میرا پورا یقین ہے۔ تو نہرو صاحب بھاگ کر گئے سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیز فائر چاہتے ہیں۔ سیز فائر ہمارے حق میں نہیں تھا، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی اقوام متحدہ جو ہے اس کو بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے، بڑی امیدیں تھیں، کشمیری عوام کو بھی امیدیں ہوں گی، پاکستان کے لوگوں کو بھی امیدیں تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی امیدیں تھیں کہ یہاں پر انصاف ہو جائے گا۔ تو دو اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ پہلا یہی کہ جس طرح سے ہندوستان کو پارٹیشن کیا جانا تھا، اس کے جو اصول تھے کہ اکثریتی ریاستیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی، کم سے کم جغرافیکلی کنٹیجوس جو ہوں گی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی، اور اس سے برعکس دوسری طرف۔ تو یہ اس کی جو سازش ہوئی وہ راتوں رات ڈوگرا پتہ نہیں کیا بھی اس نے دستخط یا نہیں کیا، راتوں رات ایک ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی گئی جو بالکل جھوٹی تھی، جو اصولوں کے خلاف تھی، اور اس حوالے سے آپ نے اپنی جد و جہد کا دوبارہ افتتاح کیا۔ ڈوگرا راج کے خلاف بھی آپ کی جد و جہد چلتی رہی، برٹش سامراج کے خلاف بھی چلتی رہی، وہ تو سارے مسلمانوں کی اور پورے ہندوستان کی بھی چلی، اور پھر تیسرا سٹیج آپ کا آیا کہ جب آپ نے بھارت کے خلاف ایک جہاد کی کیفیت اختیار کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کام، اور آپ نے جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ریڈ کلف ایوارڈ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھا، اس کا ذکر کچھ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جسٹس منیر نے ایک کتاب لکھی فرام جناح ٹو ضیاء، اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ باؤنڈری کمیشن کے ممبران تھے، اس میں شاید سر ظفر اللہ صاحب خان بھی تھے، اور 2-3 افراد مجھے نام یاد نہیں، وہ قائد اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے یہ گرداسپور کو ہندوستان کی طرف دے رہا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ وی ول فائٹ دیٹ لیٹر آن، بٹ آئی وانٹ پاکستان ایٹ ایوری کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ اگر ابھی پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی تو پاکستان بھی سارا کا سارا کنفیوژن کا شکار میں بن جائے گا۔ تو یہ وعدہ قائد اعظم کا اور اس کے بعد ساری حکومتوں کا بلا تفریق، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن اور حکومت جس کی بھی ہو تو کبھی کبھی اس بات کی طرف اعتراض ہوگا کہ یہ کر دیا یا یہ نہیں کیا۔ میں جب تک نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا تو میں یہ سمجھتا تھا، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں حکومت کو اتنا کہوں کہ بھائی اس چیز میں تم اضافہ اور بہتری لا سکتے ہو۔ تو اس کے اندر پاکستان کا الٹیمیٹ ڈائریکشن آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا الٹیمیٹ ڈائریکشن ایک یونٹی ہے کشمیر کے معاملے میں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ صرف یہ ہوگا کہ کچھ لیڈران اس بات کو کہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا، کچھ لیڈران کہیں گے کہ سپیڈ بڑھاؤ، کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے جو تجاویز آج پارلیمنٹ کے اندر اپنے دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دل کے ساتھ لگا کر لے جاؤں گا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ مشاورت کی کیفیت جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ایک یونٹی آف پرپس کے ساتھ ہم آگے جا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا سٹرگل آپ کا مسلسل جاری ہے اور جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، آج ہم ان لوگوں کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم بات کر رہے ہوں یہاں تو ہمارا پیغام ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہندوستان نے جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو اقدامات شروع کیے ہیں وہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنی مشیت ہوتی ہے،
जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हिंदुस्तान जिन रास्तों पर निकला है उसने अपनी माइनॉरिटीज़ को, ख़ास बिलखुसूस मुसलमानों को जिस तरह से आइसोलेट करना शुरू किया है, उसके अंदर हमें ख़तरा इस बात का है कि हिंदुस्तान जो अपने आप को भारत जिस अंदाज से कहता है, कभी इस तरह से भारत दुनिया की तारीख़ में एग्जिस्ट नहीं किया। ये अंग्रेज़ों ने इसको इंडिया नाम दिया और क्योंकि इसको उन्होंने रूल करना था, वरना ये एक बहुत सारी इकाइयों के अंदर था। और जब 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थीं इसी हिंदुस्तान के अंदर, तो ये एक आर्टिफिशियल एक यूनिटी की कैफियत है जिसका कोई मकसद, पाकिस्तान का क़याम के अंदर तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का वो डायरेक्शन जो रियासत मदीना की तरफ या उन प्रिंसिपल्स की तरफ जाता है जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात पैदा करते हैं, और जिस बुनियाद पर हमें हर मुस्लिम, ये एक बदन के एतबार से जहाँ कहीं ज़ख़म लगता है हमें तकलीफ़ होती है, तो पाकिस्तान के मकासद और फाउंडेशन के अंदर तो वो बड़े बड़े उसूल भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान एक जोग्राफिकल एंटिटी के एतबार से जो चल रहा है, उसको वो रिस्क नहीं लेने चाहिए जो वो ले रहा है आज। क्योंकि मुझे लगता ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमन ख़राब हुआ तो पाकिस्तान सफ़र था। सबसे ज़्यादा मेरे अफ़गानी भाई परेशान हुए, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई, पाकिस्तान को बहुत कीमत अदा करनी पड़ी। तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को इस रास्ते से हटना चाहिए, और कमेटी ऑफ नेशंस के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये बात करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हम याद दिलाते हैं, हम उसूल याद दिलाते हैं, हम क़वानीन याद दिलाते हैं, हम उन वादों का तज़किरा करते हैं जिस बुनियाद के तौर पर दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम हुआ। हम उन वादों का, उन रेजोल्यूशन का जिक्र करते हैं, बहुत सारे 38 UN रेजोल्यूशन 38, 39, 47 जिसमें प्लेबिसाइट का जिक्र हुआ और हिंदुस्तान ने उसको कबूल किया। फिर 51 जिसके अंदर रीअफर्म किया गया कि प्लेबिसाइट जो है वो हक़ खुद इरादियत को दुनिया ने तस्लीम किया और हिंदुस्तान ने तस्लीम किया। UN 80 रेजोल्यूशन नंबर 80 और 91 जिसके अंदर पिछले सारे रेजोल्यूशंस के साथ फिर उसको रीअफर्म किया सारे रेजोल्यूशंस को कि जी ये रेजोल्यूशंस हमें मंजूर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने रीअफर्म किया, यूनाइटेड नेशंस ने रीअफर्म किया। तो ये एक तो लंबी कहानी है जिसके अंदर आहिस्ता 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 हिंदुस्तान इनसे पीछे हटता रहा, और इन उसूलों का फिर 122, 123, 126 इतने सारे रेजोल्यूशंस हैं जिसकी हिंदुस्तान मुखालफत करता है। तो हम कानूनी लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, ये हमारी मशीन की रफ्तार, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस मशीन की रफ्तार को हमको तेज़ करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी चीज़, दुनिया पर असर किस चीज़ का होता है, और शायद जब आपसे मुलाकात हुई थी आपने कोई 2 साल पहले इसी फोरम के अंदर, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि दुनिया को तकलीफ़ पहुंचती है इमेजरी देखकर, इंसान को इंसान से तकलीफ़ पहुंचती है। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि मैं भी डिवाइडेड फैमिली का हूँ, मेरे रिश्तेदार हिंदुस्तान में मौजूद हैं, मुझे उनके हालात के एतबार से तकलीफ़ पहुँचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।